आप पूरा दिल्ली से दौलताबाद पढ़ लीजिए और तब यहाँ पढ़ने आइए, यानी कि पूरा पढ़ने के बाद देखिए आपका थेफ्ट या चोरी पढ़ाया जा रहा था। और एलस्ट्रेशन हम बता रहे थे कि एलस्ट्रेशन आपका चूंकि इंटरव्यू में भी पूछा जा रहा है अलग अलग करके, तो 16 उदाहरण या दृष्टांत दिए गए हैं और जिनमें 10 में चोरी के आवश्यक तत्व मिलते हैं और 6 में नहीं मिलते। तो 6 में या तो दूसरा अपराध होगा या अपराध होगा ही नहीं, लेकिन चोरी के आवश्यक तत्व नहीं मिलते। और उसी दृष्टांतों को हम आगे बढ़ा रहे थे। आपका दृष्टांत हो जाए तब आपका अगला चैप्टर चला जाए, तो 5-10 मिनट में दृष्टांत निपटा दिया जाए। देखिए अभी आपका निकाल लीजिए 378 धारा 378 निकाल लीजिए, जो दृष्टांत हम बता रहे थे आपका। देखिए ABCD EF G ज तक बताया गया था ना, झ भी बता दिया गया था। झ में लिख लीजिए भाई आपका स्वयं की संपत्ति की चोरी, जो झ दृष्टांत है उसके आगे लिख लीजिए, पूछा गया है स्वयं की संपत्ति की चोरी किस दृष्टांत में है, तो झ में। देखिए आपका इसमें एक पॉइंट देखिए आपका, य को जो एक जौहरी है को अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिए परिदत्त करता माने प्रदान करता है। यह उसको अपनी दुकान पर ले जाता है। क जिस पर जौहरी का ऐसा कोई ऋण नहीं है जिसके लिए वह जौहरी को उस घड़ी को प्रतिभूत के रूप में विधि पूर्वक रोक सके, खुले तौर पर उस दुकान में घुसता है, यह के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है और उसको ले जाता है। यहाँ क भले ही आपराधिक अत्याचार और हमला किया हो, उसने चोरी नहीं की, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया बेईमानी से नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को घड़ी दिया सुधारने के लिए, बी घड़ी ले जाता है अपने माने दुकान में रखता है, अभी सुधारा नहीं है, ये पॉइंट पकड़ना है, सुधारा नहीं है, बस अभी दुकान में रखा है। ए जाता है अपनी घड़ी ले लेता है, कोई अपराध नहीं किया। लेकिन यही पॉइंट अगर आपका ये रहे कि बी ने घड़ी सुधारी थी और ए गया अपनी घड़ी ले लिया और इरादा ये था कि घड़ी की बनवाई या घड़ी की सुधार में लगे पैसे हम नहीं देंगे, तो ए अपनी ही घड़ी की चोरी के लिए क्या होता, दंडित। तो जब भी ऐसी समस्या आए थोड़ा दिमाग अस्थिर करके इसको देखिएगा। बस ये देखिएगा कि जिसको घड़ी या टीवी या फ्रिज मरम्मत के लिए दिया गया था, क्या वह व्यक्ति उसमें कुछ सुधार किया था कि नहीं, और उसके सुधार का पैसा बकाया था कि नहीं। अगर बकाया था और बिना उसकी सम्मत से उसके दुकान से आप अपनी घड़ी ही लाते हैं, यानी कि आपके मन में बेईमानी है। क्या बेईमानी है कि हम बनवाई नहीं देंगे, तो ये शुद्ध रूप से अपनी ही घड़ी की आपने कौन सा अपराध किया, चोरी। और घड़ी बनाया ही नहीं तब कानून कहता है कि चोरी नहीं किया। अगला देखिए आपका, अब जो झ के बाद आपका या आपका जो दृष्टांत है हम दोनों बता चुके हैं एक बार ही, फिर एक बार समझिए। जो झ दृष्टांत है उसमें घड़ी में कोई सुधार दुकानदार ने नहीं किया है, और जो यहाँ दृष्टांत है उसमें आपका दुकानदार ने सुधार किया है, घड़ी ठीक की है, बनवाई बाकी है, और तब जाकर अपनी घड़ी ला रहे हैं बिना उसकी सहमत के, तो ये चोरी का अपराध होगा।
और व्यक्ति अपनी ही घड़ी की चोरी के लिए क्या होगा, दंडित। तो कंसेप्ट अगर क्लियर रहे तो किसी भी उदाहरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखिए आपका टॉ। और यदि का अपनी घड़ी य के पास गिरवी, पणियम मने गिरवी, ना है तो लिख लीजिएगा, गिरवी करने के बाद ही घड़ी के बदले लिए गए ऋण को चुकाए बिना य के कब्जे में से य की सम्मत के बिना वह घड़ी ले आता है, तब भी वह चोरी किया तो एक गिरवी रखवाया जाए या प्लीज कहा जाता है। पणियम ना आए तो गिरवी लिख देना है। देखिए गिरवी आपका थोड़ा समझाना पड़ेगा प्लीज को। गिरवी केवल और केवल चल संपत्ति की होगी, अचल की नहीं। गिरवी में होता क्या है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपनी चल संपत्ति रखता है गारंटी के तौर पर और दूसरे व्यक्ति से कुछ धन उधार लेता है। जैसे एक व्यक्ति सुनार के पास गया और अपनी अंगूठी गारंटी के तौर पर रखा और सुनार से 10,000 रुपया उधार लिया, तो ये शुद्ध रूप से गिरवी या पणियम या प्लीज कहलाएगा और ये भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 172 से कवर होगा। कौन सी धारा, 172, यानी कि 172 से लेकर कॉन्ट्रैक्ट की धारा 181 तक, यानी कि 181 तक गिरवी रूपी उपनिधान के बारे में प्रावधान किया गया है। अब इस उदाहरण में चोरी कैसे हुई, वह अपनी ही अंगूठी की चोरी करेगा। कब, जब सुनार के पास जाता है और 10,000 जो उधार लिया है नहीं चुकाता और सुनार से अपनी घड़ी लेकर चला आता है, यानी कि इरादा इसका बेईमानी का है कि हम पैसा भी नहीं चुकाएंगे और अपनी गिरवी रखी वस्तु क्या कर लेंगे, वापस। तो चोरी किया। अगला देखिए, अब मित्र मित्र ना रहा, मित्र पर चला जा भाई। आपका देखिए ठ, नहीं आपका ठ देखना है भाई, अभी मित्र नहीं, इसके पहले भी एक है। को एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से जब तक कि उसके प्रत्यावर्तन के लिए, माने उसके बदले, ना है तो लिख लीजिए प्रत्यावर्तन माने क्या, उसके बदले के लिए, माने उसके बदले में इनाम के रूप में उसे यह से धन अभिप्राप्त न हो, यह की सम्मत के बिना यह के कब्जे में से लेता है। तो अब बताइए, तब तक हम तुम्हारा सामान नहीं देंगे जब तक कि तुम हमें इसके बदले कुछ पैसा न दे दो। तो ऐसी दशा में और सम्मत के बिना लिया है सामान, तो बेईमानी का इरादा है, क्योंकि क्या मांग रहा है, पैसा, कि भाई हम सामान तुम्हारा तब तक नहीं देंगे जब तक कि तुम क्या नहीं दोगे, पैसा। तो बेईमानी का इरादा है कि भाई सदोष लाभ, यानी कि गलत तरीके से क्या प्राप्त करना चाहता है, लाभ। अगला मित्र वाला ज्यादा पूछा जाता है। देखिए आपका क जो यह का मित्र हैं, यह की अनुपस्थिति में यह के पुस्तकालय में जाता है और यह की अभिव्यक्ति सम्मत के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए और वापस करने के आशय से ले आता है। तो तुरंत आप दिमाग लगाइए, बताया गया था कि अगर संपत्ति हटाते समय इरादा सद्भावना है, दुर्भावना नहीं है, यानी कि बेईमानी का नहीं है, तो क्या चोरी का अपराध होगा कि नहीं, नहीं होगा। और इस उदाहरण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वापस करने के इरादे से किताब लिया है, यानी कि अभी बेईमानी का आशय नहीं है जब वह अपने मित्र की किताब लाता है। लेकिन एक माह पढ़ा, अब अपने मन से उदाहरण को चेक किया जाए, दिया भी है। एक माह पढ़ा, उसके बाद उसका इरादा बदल गया, बाद में इरादा बदल गया कि हम इस किताब को अब वापस नहीं करेंगे मित्र को। तो जब बाद में इरादा बदल गया
तो चोरी तो नहीं होगी। तो कौन सा अपराध लगातार बताया जा रहा है? आपराधिक दुर्विनियोग। तो जे में आया भी था कि पश्चातवर्ती आशय किसका होता है आपराधिक दुर्विनियोग में? बेईमानी का। तत्कालिक की पश्चातवर्ती? पश्चातवर्ती। इस बार यूपीजे में 2018 में ये क्वेश्चन आया था। और तात्कालिक आशय दे दे तो क्या मारेंगे? चोरी। अगला देखिए आपका जो ट ठ ढ देखिए भाई, यह की पत्नी से क खैरात मांगता है। ये भी आपका खूब क्वेश्चन बना था। और आपका इसको जब भी पढ़िएगा, यानी कि 2-3 दृष्टांतों को जब भी इधर पढ़िए, तो आप आईपीसी की धारा जो हमने 27 पढ़ाई थी उसको ध्यान में रखना है। फिर एक बार मैं धारा आईपीसी के 27 बता रहा हूँ। धारा 27 आईपीसी ये बताती हैं कि कुछ दशाओं में, हमेशा नहीं, पति पत्नी का कब्जा पति का माना जाएगा, लिपिक का कब्जा मालिक का, या सेवक का कब्जा मालिक का माना जाएगा कुछ दशाओं में। अब उन्हीं 2-3 दशाओं का वर्णन आपका दृष्टांतों में किया गया है। और ये आपका खूब पूछा जाता है झारखंड से लेकर यूपी तक। भाई गलत ना हो, एक एक शब्द सा देखिए। आपका ढ दृष्टांत बताया जा रहा है भाई, यह की पत्नी से क खैरात मांगता है। अब कई लोग खैरात मतलब क्या? दान में, यानी कि फ्री में मांगना। फ्री का चंदन अघासा रघुनंदन। तो न समझ में आए तो फ्री याद रखिए, यानी कि बिना पैसे के मांगता है। खैरात मने लिख लीजिए, खैराती, यानी कि निःशुल्क, सशुल्क नहीं, निःशुल्क। भाई लिखना चाहे तो वहाँ लिख सकते हैं। खैरात न समझ में आए तो देखिए, यह की पत्नी से क खैरात मांगता है, वह क को धन, भोजन और कपड़े देती हैं। जिसको क जानता है कि वे उसके पति य के हैं। यहाँ यह अधिसंभाव्य है कि क का यह विचार हो कि य की पत्नी को भिक्षा देने का प्राधिकार है। यदि क का यह विचार था तो क ने चोरी नहीं की। इसका मतलब विचार या ज्ञान पर आएगा। नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए अब अपनी भाषा में इसको, एक पत्नी ने एक भिखारी को भीख दिया। अब दूसरी भाषा में आइए, और इसी पर आपका एक और उदाहरण बना लेना जो यूपीएपीओ में भिखारी पर बना है। आपका एक भिखारी आपके दरवाजे पर आया, भीख मांगा, आपने भीख नहीं दिया, भिखारी मर गया, तो आपने कौन सा अपराध किया? हत्या किया, आपराधिक मानववध किया, उपेक्षापूर्ण मृत्यु कारित की। इनमें से कोई नहीं। तो क्यों नहीं कोई? पहला दिन में, दूसरा दिन बताया था भूमिका में, क्योंकि भीख देना केवल मोरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है, और नैतिक कर्तव्यों का उल्लंघन आपका अपराध नहीं माना जाएगा। फिर भिखारी पर देखिए, एक पत्नी है, भिखारी आता है, आप पत्नी भोजन भी देती हैं, आपका पति का कपड़ा भी दे देती हैं, कोट ज़्यादा पूछा जाता है। तो यदि भिखारी का यह विचार है, यानी कि अगर भिखारी को यह नॉलेज है कि पत्नी को पति का कोट या सामान देने का अधिकार है और भीख में ले लेता है, तो भिखारी ने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगला दृष्टांत फिर वही आ गया कि अगर उसका विचार है कि पत्नी को देने का हक ही नहीं है क्योंकि ये तो पति की प्रॉपर्टी है, तब तो भाई चोरी किया, क्योंकि पत्नी का कब्जा पति का माना जाएगा और 27 आईपीसी अप्लाई होगी। अब देखिए अगला दृष्टांत, क य की पत्नी का जार है, यानी कि भीख मांगने को नहीं, अब किसको दिया जाए? जार को। तो भाई एक दिन मैं जार बताया था, जिसको न समझ में आए, एडल्ट्री का अपराध, जार कर्म का अपराध न आए तो पर पुरुष गमन स्त्री कहा जाता है शुद्ध हिंदी में।
पर पुरुष गमन स्त्री, और अब ये अपराध नहीं है। आपका बताया गया था अभी 2-4 दिन पहले, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में जस्टिस दीपक मिश्रा ने इसे शून्य घोषित कर दिया और कहा कि अब ये अपराध नहीं रहेगा। यानी कि ये जोसेफ साइन का केस है। और कोटेशन भी पिछली बार जे में आया था कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, यह किस वाद में कहा गया? तो जोसेफ साइन। भाई रटे रहे, कौन सा वाद? देखिए फिर एक बार, क यह की पत्नी का जार है, वह क को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिसके संबंध में क यह जानता है कि वह उसके पति की है और इस पत्नी को देने का हक नहीं है, और बेईमानी के ले लेने के इरादे से आपका वह संपत्ति ले लेता है, मूल्यवान प्रतिभूति ले लेता है जार, तो जार ने चोरी किया, क्योंकि पत्नी का कब्जा पत्नी का न मानकर धारा 27 के तहत किसका माना जाएगा? पति का। भाई न समझ में आया तो बताइए, दोबारा बताया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को न समझ में आ रहा हो, अब यह है कि भाई जो एकदम बिल्कुल नया व्यक्ति होगा उसको तो जब 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, भाई 2-3 दिन चला है आपका। अगला देखिए, यह की संपत्ति को देखिए, अगला भाई दृष्टांत, तो यह की संपत्ति को अपनी स्वयं की संपत्ति होने का सद्भावना पूर्वक विश्वास करते हुए ख उसे कब्जे में लेता है, तो बताइए संपत्ति हटाते समय इरादा सद्भावना का था कि दुर्भावना का? तो क्या चोरी का अपराध किया? नहीं। लेकिन फिर आ जाएगा कि जब वह जान गया कि यह संपत्ति दूसरे की थी और उसके मन में बेईमानी आ गई कि अब हम वापस नहीं करेंगे, तो चोरी का अपराध तो नहीं किया। लेकिन हमेशा मैं बता रहा हूँ कि अगर बेईमानी का इरादा पश्चातवर्ती हो तो आपराधिक दुर्विनियोग होगा। इस प्रकार आपका जितना दृष्टांत था वो भी बता दिया गया, बस एक्सप्लेनेशन बचा है, इसको देख लिया जाए एक बार, तब अगली धाराओं को चला जाए। 5 मिनट में स्पष्टीकरण देख लिया जाए। देखिए, चोरी को क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए 5 एक्सप्लेनेशन या व्याख्या या स्पष्टीकरण दिए गए हैं, और यहाँ से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। जो सबसे कठिन क्वेश्चन बनता है, जो सबके बस की बात नहीं रहती, आपका एविडेंस की धारा 9 का अंतिम दृष्टांत, उसको कहीं लिख लीजिए। तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 का जो अंतिम दृष्टांत हम बताएंगे, साक्ष्य अधिनियम आईपीसी नहीं, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 का जो लास्ट दृष्टांत है वो प्री में और मेंस में बार बार पूछा जाता है। पहले उसको देखिए, उसको लिख लेना है बैरक पर ही। देखिए, आपका सेक्शन 9 में 1-2 लाइन बता दिया जाए तब शुरू किया जाए। जहाँ तक एविडेंस की धारा 9 की बात है, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला या छाता या छतरी का सिद्धांत समाहित है, और कुल 9 बातों को साक्ष्य में उचित माना गया है। कितनी बातें? 9। उसमें एक बात है कि जो तथ्य घटना की व्याख्या करते हों, एक्सप्लेन करते हों, यानी कि पूरा राज खोल देते हों और घटना को क्लियर कर देते हैं, उनको भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और उदाहरण पकड़ में नहीं आता। देखिए, मैं भी एक राज खोल रहा हूँ उदाहरण से। ए पर आरोप है कि वह बलवे में आपका आगे आगे चल रहा था, तो बलवा यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति थे और बल या हिंसा का प्रयोग किए। अब पीछे से लोग आवाज दे रहे थे कि ए तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, या ए तुम आगे बढ़ो, बलवा करो, मारो पीटो। तो जो ये पीछे से लोग आवाज दे रहे थे, ये आवाजें किस रूप में रेलेवेंट होंगी? तो भाई बलवे के समव्यवहार को स्पष्ट करने, और इसलिए कि
आपका आगे आगे ए चल रहा था, इसकी व्याख्या करती हैं। माने कि इस बात को और क्लियर कर देती हैं कि ए आगे चल रहा था, इसलिए पीछे लोगों की जो आवाज़ें हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम क्या करो, आगे बढ़ो, ये आवाज़ें समव्यवहार का की व्याख्या या एक्सप्लेन या और क्लियर करने के लिए सुसंगत होंगी। यही क्वेश्चन आएगा और आपका कई बार यूपी मेंस में भी आया है, पीओ में, प्री में भी आया, लोग पकड़ ही नहीं पाते। मेन दिक्कत ये आती है कि लोग इस क्वेश्चन को पकड़ ही नहीं पाते कि ये किस धारा से उठाया है। तो जैसे ही बलवा दिमाग में बैठाइए, कुछ जैसे ही बलवाए और कहे कि आगे आगे चल रहा था, तो इसका मतलब कि धारा 9 से है, और धारा 9 का कौन सा उदाहरण है, अंतिम। देखिए आपका स्पष्टीकरण एक एक देखा जाए, चोरी को और क्लियर करेगा जो संदेह होगा। जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, तो अब आप लोग बताइए, भूबद्ध का मतलब हमने बताया था कि जिसकी नींव जमीन में हो या जड़ हो, तो वह अचल मानी जाएगी कि चल, तो चोरी हो सकेगी कि नहीं, नहीं। लेकिन जैसे ही उसे भूमि से क्या किया गया, पृथक, चोरी का विषय हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। यानी कि अचल संपत्ति भूमि से पृथक करने पर क्या हो गई, चल। अब तुरंत पेड़ वाला उदाहरण याद करना है। ये एक व्यक्ति हैं, पेड़ को काट कर ले जाने के इरादे से पेड़ को पूरी तरह काट देता है, तो कौन सा अपराध किया, चोरी का। और ले जाने का इरादा नहीं है, बस पेड़ को हम नष्ट कर दें, अगर ये इरादा दे दे, हल्का सा एक सब चेंज कर दे कि पेड़ को हम नष्ट कर दें, तो नष्ट कर दिया, तो आगे बताया जाएगा ये मिसचीफ होगा, रिष्टी होगी, चोरी नहीं। यानी कि ले जाने का बेईमानी का इरादा देख लीजिएगा कंपटीशन में, क्योंकि यही भरमाऊ क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए दूसरा, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथककरण किया गया है, चोरी हो सकेगा। यानी कि संपत्ति को हटाना और पृथककरण करना एक ही कार्य द्वारा हो सकेगा। तो आइए, पेड़ आपका, पेड़ लगा है, पेड़ पर ही उदाहरण देखा जाए, पेड़ लगा है, काट दिया, तो बताइए पूरी तरह काट दिया तो पृथक हो गया कि नहीं, और गिर गया तो गिर गया तो हट गया कि नहीं। तो एक ही कार्य से एक ही बार दोनों कार्य हो गया, कौन कौन, हटाना माने पृथककरण करना जमीन से, और क्या करना, हटाना। तो क्या पूरी तरह पेड़ लेकर भागना आवश्यक है, बताया गया है कि रंच मात्र भी वह जमीन से हट जाए, रंच मात्र, तो गिर गया तब भी चोरी। अगला देखिए तीसरा दृष्टांत, कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुई है। अब बाधा को हटा दीजिए, मान लीजिए पंखा है, कब कहा जाएगा कि पंखा कोई व्यक्ति हटाया, तो जब बाधा है, तो इसमें क्या बाधा है, बाधा यह है कि नट लगा है, तो जैसे ही नट पूरी तरह खोलकर अब पंखे को अलग कर दिया, भले पंखा नीचे न उतारा हो, वह चोरी का अपराध किया। जैसे किवाड़ है, किवाड़ उखाड़ दिया जहाँ से लगा है, अभी नीचे नहीं गिरे हैं किवाड़, लेकिन बारजा पूरी तरह क्या हो गया, जो अटैच है उखड़ गया। तो बताइए, आपका जैसे ही जो वस्तु चपकी हुई है, लगी है, वहाँ से आप पृथक करते हैं, चोरी हो जाती है, क्योंकि गिराना और लेकर भागना आवश्यक नहीं। अब कान की बाली है, कान की बाली खोलकर अपने हाथ में लिया, तो कहेंगे कि अभी भागा ही नहीं, ये सब नहीं। जैसे ही कान से कान की बाली क्या किया, पृथक, चोरी हो गई। अब कान की बाली ही खींच लिया, कान ही फट गया, तो चूंकि अब बल या हिंसा हो गया, तो ये चोरी किस में कन्वर्ट करा देंगे, लूट। और यही कान की बाली छीनने में कितने व्यक्ति हो गए, 5, कम से कम 5 तो डकैती। आगे बताया जाएगा, अभी एक्सटॉर्शन भी बताया जाएगा। पिस्टल सटा दिया और कहा कि कान की बाली निकाल कर दो, भाई हल्का हल्का ये अंतर है, अभी बताया जाएगा, पहले चोरी हो जाए तब। चौथा दृष्टांत देखिए, वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु को हटाता है,
तो उस वस्तु को भी हटाता है जो जीव जंतु के साथ हैं। तो हमने उदाहरण बताया था किसका, बैलगाड़ी का। घोड़े का भी, गधे का भी उदाहरण देख सकते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण हमने क्या बताया था, बैलगाड़ी। बैलों को एक खास दिशा में इसलिए ये हाँकता है कि बैल थोड़ा आगे जाएंगे तो बैल गाड़ी पर लगा लदा सामान हम लेकर भाग जाएंगे। तो आपका जैसे ही बैल उस दिशा में चलना प्रारंभ किया, चोरी हो गई कि नहीं, हो गई। तो संपत्ति को नहीं हटाया, बैल को हाँका, और बैल के कारण संपत्ति भी क्या हुई, हट गई। अब आइए आपका स्पष्टीकरण 5 भी काफी महत्वपूर्ण है। फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए। चोरी का अपराध में सबसे महत्वपूर्ण है कंसेंट या रजामंदी या आपका सहमति। जिस व्यक्ति की चल संपत्ति है, यानी कि जो व्यक्ति चल संपत्ति का कब्जेधारी है, अगर वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से, स्वतंत्र सम्मत से कब्जा दूसरे को देता है, तो यह चोरी का अपराध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सम्मति से देने पर, यानी कि आप रजामंद थे तब दिए। अब सम्मति कैसे दी जा सकती है? तो सम्मति या तो एक्सप्रेस हो सकती है या इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त हो सकती हैं या इम्प्लाइड हो सकती हैं। अभिव्यक्त का मतलब होता है मुख से बोलकर कि तुम हमारी बाइक ले जाओ, या आपका लिखकर, यानी कि कागज पर लिखकर मैं दे रहा हूँ कि तुम हमारी बाइक ले जाओ, चलाओ। तो ये सम्मत कैसी हो गई, एक्सप्रेस। एक इम्प्लाइड होती है। इम्प्लाइड आपका मतलब हाव भाव, चाल चलन, रहन सहन, यानी कि एक लाइन में कहा जाता है बाय कंडक्ट, यानी कि आचरण द्वारा। यानी कि व्यक्ति का आचरण ही ऐसा है जिससे एक अनुमान लगाया जाएगा कि यह व्यक्ति रजामंद था सम्मति देने के लिए। तो कम से कम मित्र पर ही एक आचरण दर्शाया जाए। ए और बी आपस में मित्र हैं, दोनों आपका एक दूसरे के रूम में जाते हैं, जो किताब मन करता है एक दूसरे की उठा कर लाते हैं, कहीं बोला नहीं कोई, लिख कर नहीं दिया कि ले जाओ। तो कैसा विवक्षित सम्मत दिया है कि अभिव्यक्त, विवक्षित। तो भाई किताब लाकर पढ़े, लेकिन एक माह बाद अगर मन में बेईमानी आ गई कि मित्र हमारा भूल गया होगा, अब हम इस किताब को वापस नहीं करेंगे, तो चोरी तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों मित्रों की कैसी सम्मत थी कि हमारी किताब लाइए, ले जाइए, इम्प्लाइड। तो भाई बाद में बेईमानी लगातार मैं 10 बार बताया हूँ, गलत ना हो। आपका कौन सा अपराध होगा, आपराधिक दुर्विनियोग। इस प्रकार आपका 378 अब जाकर समाप्त हुई। एक और क्वेश्चन देखिए भाई, आपका एक दो क्वेश्चन और बनता है। ये एक मालिक हैं, देखिए वो भी एक दो समस्या बता दिया जाए, सैकड़ों समस्याएं बताई गई। एक और समस्या देखिए, ये एक मालिक हैं, अपने नौकर को रद्दी कागज देता है कि जाकर जला दो, और नौकर जाकर रद्दी कागज कबाड़ी को बेचकर पकौड़ा और जिलेबी खाता है। अब खाए या पैसा रख ले वो अलग बात है। तो नौकर ने कौन सा अपराध किया, बताइए। कोई अपराध किया कि नहीं, बताइए। मालिक ने उस रद्दी पर अपना कब्जा बनाया हुआ था कि छोड़ दिया था? यही पॉइंट है, छोड़ दिया था भाई। कहा कि जाकर बेच दो, हमसे जाकर जला दो, फेंक दो, हमसे मतलब अब नहीं है। ये पॉइंट पकड़ना है चोरी के लिए, इतना आसान नहीं है अपराध। आपका 3 दिन से चल रहा, अभी तक ये समाप्त नहीं हुआ। और प्रथम अपराध ही है, पॉपुलर अपराध है काफी, आपका चोरी, थेफ्ट। और सबसे ज्यादा समय यही में लगता है, इसके बाद तो छोटे छोटे प्रावधान है। तो कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि मालिक ने उस रद्दी की टोकरी पर अपना कब्जा या रद्दी पर कब्जा त्याग दिया था। एक और बात याद रखें, अब परित्यक्त संपत्ति एबैंडेड कहा जाता है, सुने कि नहीं? आपका एबैंडेड या परित्यक्त संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। यानी कि एक व्यक्ति है और अपना सामान कबाड़ में फेंक दिया, कबाड़ी आया वहां से उठा कर ले गया,
तो क्या चोरी कर लिया कबाड़ी? क्यों? क्योंकि वह संपत्ति मालिक ने अपने कब्जे से क्या कर दी थी? परित्यक्त। इसी उदाहरण पर आपका किडनैपिंग भी पढ़ना है। जहाँ तक भारत से बात है, किसी अनाथ का या परित्यक्त बच्चे का व्यपहरण या किडनैपिंग नहीं हो सकती। भारत में से हम बता रहे हैं, भारत से बाहर नहीं, भारत के अंदर। भारत के बाहर आपका वो अलग बात है, किसी की भी व्यपहरण हो सकता है, वो टेक्निकल पॉइंट है, आगे बताया जाएगा। यानी कि अनाथ का किडनैपिंग सामान्यतः नहीं होती। किडनैपिंग उसी व्यक्ति की होती है जिसका कोई नाथ हो। नाथ यानी कि कोई गार्जियन हो, न समझ में आए तो यानी कि संरक्षक हो। अगला देखिए, आपका अगली धाराएं चली जाए, छोटी छोटी अब धाराएं हैं, लेकिन आपका एक दो कभी काल धारा पूछ ली जाती हैं। आइए चोरी के लिए सजा देखा जाए। 379 आ जाइए धारा, सेक्शन 379। चोरी के लिए दंड, या साधारण चोरी के लिए दंड कहा जाता है, या चोरी के लिए दंड कहिए साधारण जनरल चोरी, या घर से बाहर चोरी के लिए दंड, भवन से बाहर चोरी के लिए दंड, जलयान से बाहर चोरी के लिए दंड। यानी कि चोरी के लिए सामान्य दंड का प्रावधान पूछ ले तो किस सेक्शन में है आपका? 379। तो बस दंड याद रखना है, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब 380 आ जाइए, निवास गृह आदि में चोरी। यहाँ एक टेक्निकल क्वेश्चन बस बनता है, यानी कि पूछना है तो घर में चोरी, तो केवल घर ही नहीं है, देखिए उसमें आपका निवास गृह में चोरी, घर में चोरी। अब यहाँ जो एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, और पहले वही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तब बेरक तो 2 मिनट का है। देखिए, अगर कोई जलयान हो, कोई भवन हो, या कोई वायुयान हो, या कोई निर्माण हो, अगर उसमें मानव के लिए वो है या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए, और वहां से आप चोरी करते हैं कोई चल संपत्ति, तभी 380 अप्लाई होगी। अब यहाँ जो टेक्निकल क्वेश्चन बनता है, एक मकान तो है, लेकिन न तो वहाँ मानव रहता है और न ही वहाँ संपत्ति रखी गई है, और वहाँ से व्यक्ति चोरी करता है, तो 380 लागू नहीं होगी, भले 379 लागू हो। क्योंकि ऐसा जो भवन या निर्माण है, यह आवश्यक है कि वह मानव के लिए हो या संपत्ति रखी गई हो। अगर अब दूसरा इसमें बनता है, एक मकान है परित्यक्त छोड़ दिया गया है, तो क्या वहां से चोरी हो सकती है? बताइए। अभी हमने बताया कि जो वस्तुएं परित्यक्त हैं, ये बैंडेड हैं, जिनका परित्याग कर दिया गया है। परित्याग कर देना मतलब कि कब्जा क्या करना? छोड़ देना। भाई छोड़ दिया गया है, फेंक दिया गया, उसकी चोरी नहीं हो सकती। तो पॉइंट जो पकड़िएगा आपका, मानव आवास या संपत्ति की अभिरक्षा। अब यही समस्या फिर मैं बता रहा हूँ, यही देता है। एक मकान है, उसमें न तो मानव रहता है और न संपत्ति। एक व्यक्ति चोरी किया, लेकिन किसी के कब्जे में है, ये नहीं कि वो छोड़ दिया है, लेकिन कोई रहता नहीं, और न ही वहाँ कोई सामान रखा है, लेकिन आपका ताला बंद करके आया है, तो सामान की अभिरक्षा के लिए भी नहीं है, और कोई व्यक्ति उसमें से कुछ चुराता है, तब तो भाई ऐसी दशा में 380 लागू नहीं होगी। 379 भले लागू हो, लेकिन 380 नहीं। अब एक बार बेरक देखिए, जो कोई ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलयान में, तो निर्माण मतलब मकानों का नित्यादि, जलयान यानी कि जो जल में चलता है, शिप, और तंबू, तंबू माने टेंट। भाई कितने लोग तंबू नहीं जानते, बता दें भाई। कई लोग भाई नहीं भी नाच गाना देखते हैं, यानी कि जो लोग गांव से नहीं जुड़े रहेंगे, तो भाई शहर में रह चुके हैं शुरुआती दौर से, तो ये सही बात है। आपका सपना चौधरी का डांस कभी आंखों से देखे नहीं होंगे,
और नौटंकी देखे नहीं होंगे तो सोचेंगे कि ये तम्मू कहाँ कौन है। तो तम्मू को सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पर, क्योंकि बहुत बहादुर होता है तम्मू। और बिहार उहार में तम्मू जब लगता है और जब सपना चौधरी डांस करती हैं गाने पर, तो आपका इतना फायर झोंक दिया जाता है तम्मू कि तारे दिखने लगते हैं। क्योंकि भाई हम भी बिहार के बॉर्डर से हैं, भले यूपी के हो, लेकिन नदी के बाद ही माने हम बलिया के रहने वाले हैं भाई, बता दें। कई लोग नहीं जानते होंगे, बलिया के ही हैं। आपका बिहार का बॉर्डर ही लगता है। और बिहार हम लोग की बहुत शादियां बिहार में हुई हैं। तो पहले पकड़ुआ विवाह होता था। तो भाई गया बड़ा भाई, छोटा भाई सुंदर है, लड़की बहन है, तो चलो जबरदस्ती विवाह करा दिया जाए। और ज़्यादा बनोगे तो ये लो रिवाल्वर एक अटैची में बंद करके दे देते थे हथियार, और कहते थे कि जाओ, और जैसे ही बदमाशी करोगे तो आकर ठोक देंगे। ये नहीं देखेंगे कि तुम जीजा हो कि क्या हो। टार्चर न करना, ये मना करके। अब तो कम हो गया है, काफ़ी सुधर गया है मामला। लेकिन पहले होता था 10-15 साल पहले पकड़ुआ विवाह, तो इसीलिए लोग बिहार में बारात भी नहीं जाते थे आपका, और कहते थे कि हम तो विवाहित हैं, चलो विवाह करो, दूसरी बीवी रखेंगे बचने के लिए। तो अलग बात है, यानी कि तंबू तंबू अब जान लेना वो लगता है बारात उरात की इत्यादि। तो आइए देखिए फिर से एक बार, जो कोई ऐसे किसी निर्माण तंबू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो। यही पॉइंट मैं बता रहा था कि वह जो निर्माण तंबू या जलयान होना चाहिए, या तो मानव आवास के रूप में यूज होता हो या संपत्ति को रखने के लिए। अगर ऐसे ही हैं तो वहाँ ये धारा अप्लाई नहीं होगी। तो घर में इसी को कहते हैं सामान्य भाषा में। देखिए एक बार और बता दिया जाए, 380 से लेकर 382 तक की जो धाराएं हैं, ये चोरी का सीरियस रूप है, चोरी का गंभीर रूप है। और पहला गंभीर रूप मिला घर में चोरी, सामान्य भाषा में जलयान इत्यादि में। तो इसमें दंड की मात्रा थोड़ा बढ़ेगी। अब 7 वर्ष तक का कारावास या और जुर्माना, यानी कि अधिकतम अभियुक्त को कितना सजा दी जा सकती है, 7 वर्ष, और उसी के साथ क्या, फाइन या जुर्माना। अब आइए 381 देखा जाए। लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की चोरी देख लिया जाए, यानी कि आपका लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की चोरी। अब कोई लिपिक है, सेवक है, स्वामी ने उसे कोई चल संपत्ति देख रेख के लिए न्यस्त की है, और सेवक या जो क्लर्क हैं उसका इरादा निकला बेईमानी का, और प्लेट लेकर क्या हुआ, संपत्ति भाग गया। यहाँ मैं टेक्निकल क्वेश्चन आपका 2 बताया था, फिर मैं बता रहा हूँ, ये बार बार गलत होता है। अगर ये देख कि मालिक ने सेवक या क्लर्क या अपने कर्मचारी को प्लेट न्यस्त की है, न्यस्त की है मतलब कब्जा दे दिया है आपका नौकर को, और तब नौकर प्लेट लेकर भाग जाए, बेच दे इत्यादि, तब ये आपराधिक न्यास भंग होगा। क्योंकि मालिक ने कब्जा किसको दे रखा है, सेवक को। लेकिन कब ये मारेंगे, जब क्या शब्द केवल रहे, न्यस्त। और न्यस्त के पहले अगर एक शब्द लिख दे, एक ही शब्द में बदल जाएगा, देख रेख, कि मालिक ने अपने नौकर को एक प्लेट देख रेख के लिए न्यस्त की, और प्लेट लेकर नौकर भाग गया या बेच ओच लिया, तो ये थेफ्ट या चोरी होगी। और चूंकि मालिक की धरोहर का चोरी किया है, तो थोड़ा चोरी का गंभीर रूप होगा। और कौन सी धारा के तहत एफआईआर होगी, एक और नए लोगों को बता दिया जाए भाई। जो भी एफआईआर दर्ज होती है वह परिभाषा वाली धारा में नहीं होती, दंड वाली धाराओं में होती हैं। जैसे कि मर्डर है तो 300 में परिभाषित है, लेकिन जब एफआईआर होगा तो आपका 302 के तहत। चोरी 378 में परिभाषित है। अब कैसी चोरी किया है, घर से बाहर रहेगा तो 379, घर और में कर लिया है तो 380, और नौकर या
क्लर्क ही लेकर भाग गया मालिक की संपत्ति से 81। और सबसे खतरनाक है 382। आ जाइए आपका 382 यूपीएपीओ और यूपीजे में बार बार पूछी जा रही है। उत्तराखंड में भी पूछी गई थी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। 382 जरूर अंडरलाइन करिए। 3-4 क्वेश्चन हम बना रहे हैं इस पर। कौन सी चोरी के धारा लूट के करीब है? तो कौन सी चोरी की धारा लूट के करीब है आपका पूछ लिया जाए तो कौन मार कर आएंगे? आपका 382। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि चोरी करने के लिए मृत्यु या उपहत्य माने चोट या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। यानी कि चोरी करने तो गया है लेकिन पूरी प्रिपरेशन करके गया है, तैयारी करके कि अगर चोरी करने में कोई विरोध करेगा तो हम मृत्यु कारित कर देंगे या उपहत कारित कर देंगे या सदोष अवरोध है ना, हाँ, या उसका अवरोध कारित कर देंगे। तो ऐसी दशा में लेकिन अब माने मौका नहीं आया। यानी कि एक उदाहरण देखिए, आपका 2 उदाहरण हम बताएंगे, यहाँ से दृष्टांत पूछा जाता है। एक अपना उदाहरण पहले बनाया जाए। ये एक घर में जाता है, पिस्टल लेकर जाता है चोरी करने। मालिक सोए हुए हैं, चोरी करके आ जाता है, मालिक जगे नहीं। तो बताइए पूरी तैयारी करके गया था कि नहीं कि मालिक जगेंगे तो ठोक देंगे। लेकिन जगे नहीं मालिक, तो कौन? ये धारा जगर जग जाते और मालिक को दिखा देता तब तो लूट हो ही जाती। लेकिन इसमें मालिक सोए हुए थे तो आपका लूट के एकदम करीब है ये धारा। कौन सी? 382। तो इसमें लूट के करीब है तो थोड़ा दंड की मात्रा बढ़ेगी। 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, कठिन कारावास। कठिन भी मैं बताया था भाई, 10 वर्ष तक का कठिन, अंडरलाइन करिए बैरक पर, कारावास और जुर्माना, यानी कि सश्रम कारावास दिया जाएगा, यानी कि जेल में काम भी करना होगा। तो याद रखिएगा भाई कितना साल का? 10 साल। अब इसी को कभी काल भाई मेंस में भी दृष्टांत पूछा जा रहा है। 2 उदाहरण दिए गए हैं और दोनों उदाहरणों को अच्छे से जानना है। अब आप बताइएगा, देखिए पहला उदाहरण, य के कब्जे में की संपत्ति पर क चोरी करता है और वह चोरी करते समय अपने पास वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है कि अगर चोरी करने में विरोध होगा तो हम पिस्तौल से डरवा देंगे या उपहत कारित करेंगे। तो 382 लागू होगी कि नहीं होगी? भाई निश्चित तौर पे होगी, क्योंकि मृत्यु या उपहत या अवरोध करने की तैयारी करने के बाद गया है। दूसरा देखिए आपका, जैसे कई लोग यहाँ भी पढ़ने आते हैं, खूब पहले घर पर पढ़े भाई 1-2 साल, तब आते हैं, यानी कि वह पूरी तैयारी करने के बाद आते हैं। यानी कि पूरा घर पर आपका पहले पढ़े, उसके बाद उसका लाभ भी मिलता है कि आप घर पर एक बार पढ़े हुए हैं तो कुछ न कुछ जानते हैं। तो मुन्ना भाई एलएलबी नहीं कहलाएंगे और जो बताया जाएगा कुछ आप क्वेश्चन भी एराइज कर सकते हैं, क्योंकि पहले से अगर सर हो सकता है कोई धारा ही गलत बता दें तो आप भाई देखिए अगर गलती हो सकती है, सबको सूचित किया जाए, गलती हो सकती है, हम भी मानव हैं, मानव से गलती हो सकती है। कभी धारा नहीं गलत बोला जा सकता है, कभी डेट। तो जिसको अगर याद हो धारा या डेट तो एक बार इशारा कर दे, उस गलती को सुधारा जा सकता है। भाई कभी भी ये गलती सुधर सकती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चलता है तो लोग हो सकता है अगला वीडियो न देखें और एक बार गलती हो गई तो हमेशा वीडियो चलता रहेगा और जो कोड में खाज खोजते हैं वो तुरंत अटैक करेंगे कि ये तो गलत पढ़ा रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य है, एक बार इशारा करिए तो उसको सुधारा जाएगा। गलती हो सकती है 1%, हमेशा संभावना रहती है। दूसरा दृष्टांत देखिए, क य की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को
नियुक्त करता है आसपास और समझा आपका, और यह समझ जाने की कि क्या हो रहा है। अगर कोई प्रतिरोध करे और पकड़ने का प्रयास करे तो रोक देना, ताकि हम क्या करें, भाग जाएं। तो एक उदाहरण देखिए, ये आपका पॉकेट मार है, तो गैंग होता है पॉकेट मारों का। चार पॉकेट मार आसपास खड़े रहेंगे, एक जाएगा धीरे से पॉकेट मारेगा। अगर ये चार इसलिए खड़े रहते हैं कि अगर हंगामा हुआ या कुछ हुआ तो ये जो चारों हो गए हल्ला उल्ला तो करेंगे, लेकिन लोगों को पकड़ने से ही अवरोधित करेंगे कि चोर न पकड़ा जाए और भाग जाए। भाई आपका अवरोध करने की तैयारी के साथ चोर पहुंचा है, यानी कि कई साथियों के साथ खड़े भी रहते हैं। आपका जैसे कि बारेंद्र कुमार घोष में केस में, आपका बारेंद्र कुमार घोष आपका अंदर नहीं गया डाक खाने में, बाहर ही खड़ा था। तो आपका बारेंद्र कुमार घोष के बाद में BHULLM में इस बार तो नहीं, पिछली बार पूछा गया था कि जो व्यक्ति मात्र खड़ा रहता है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करता है, अपराध में बराबर का वह क्या होगा, दोषी। तो क्या खड़ा थे तो पंजीरी बट रही थी, वहाँ नौटंकी हो रही थी कि सपना चौधरी का डांस हो रहा था। देख रहा हूँ पीछे वाले मायूस ना हो, ये भाई कहाँ है, पीछे वाले मायूस हो जा रहे हैं, मायूस ना हो ये भाई। राजकुमार भाई मायूस न हुई, आपका वीडियो ऑडियो देख लीजिए। सपना चौधरी का वीडियो बहुत प्रसिद्ध रहता है। अब बिहार में तो गई तो दो चार लोग मर गए भाई, वहाँ गई तो इतना माने अप्रत्याशित भीड़ लग गई और उसी में भगदड़ मची, एक व्यक्ति मर गया। तो इसलिए अब कान पकड़ ली कि हम बिहार नहीं जाएंगे, टीवी पर आकर छक्का चौका मारेंगे, लेकिन बिहार कभी नहीं जाएंगे, कान पकड़ ली। क्योंकि आपका तो ऐसी दशा में भाई निराश ना हुई भाई पीछे वाले। तो इस प्रकार चोरी समाप्त हो गई। अब आइए आपका एक्सट्रासन थोड़ा भूमिका देख लिया जाए। देखिए आपका अगले हफ्ते भाई अभी IPC चलेगी और आपका संविधान उसके बाद वाले हफ्ते में लगाया जाए, पुलिस एक्ट समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि उत्तराखंड हो सकता है 21 नवंबर को हो। अब तक जो चांस है तो भाई आपका पुलिस एक्ट समाप्त रहेगा, तो भाई कुछ राहत हमें भी रहेगी, ताकि आपका तो संविधान अभी एक हफ्ता और रोका जाएगा, IPC और पुलिस एक्ट ही चलेगा अगले हफ्ते भी। एक्सटार्सन देखिए भाई कैसे क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा एक्सटार्सन है ये भी आपका चैप्टर, और तमाम जगह आजकल एक्सटार्सन का अपराध हो रहा है। एक्सटार्सन को जब भी पढ़िए तो कहाँ से कोरिलेट करके पढ़ना है। आपका 383 से लेकर 389 तक, पहला तो ये जानिए। IPC की धारा 383 से लेकर, उसको बेरक पर ही लिख लीजिए ऊपर, 383 से लेकर 389 तक एक्सटार्सन के बारे में। एक्सटार्सन माने उद्यापन, उद्यापन यानी कि आपका धमकी देना। इसको जब भी पढ़िएगा, मैं कोरिलेट करके बता रहा हूँ। एक तो आपका 503 से पढ़िए, उसको बेरक पर लिख लीजिए अलग से। धारा 503 पढ़िएगा, वहाँ भी धमकी है। इसके बाद आपको 508 पढ़ना पड़ेगा, 508, वहाँ भी धमकी है, 508 508। इसके बाद आपका जो पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट की भी धारा पढ़नी पड़ेगी 15, कोर्सन, वहाँ भी धमकी दी जाती है। यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 पढ़ना है। देखिए आपका पहले एक्सटार्सन के बारे में आपका इंटरव्यू में क्या पूछा गया है, एक्सटार्सन क्या है। तो अगर कोई पूछे कि उद्यापन क्या है, तो आपका ये एक तो ये इंटरव्यू में लोग बता रहे थे कि उद्यापन चोरी और लूट के बीच का अपराध है, ये भी सही है भाई, चोरी के बाद है और लूट के क्या है, पहले। तो ये भी हम कह सकते हैं कि थेफ्ट और राबरी के बीच का अपराध है कौन सा, एक्सटार्सन। दूसरा आपका एक्सटार्सन में होता क्या है, बस यही याद रखिए। कोई व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को क्षति का भय दिखाएगा, किसका भय,
और क्षति का भय दिखाकर बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि कोई धन दो या मूल्यवान प्रतिभूति दो या कोई संपत्ति दो। चूंकि बेयर एक्ट में दूसरा पॉइंट टेक्निकल पकड़ना है, चूंकि बेयर एक्ट में प्रॉपर्टी लिखा है, तो बताइए प्रॉपर्टी लिखा है कि चल संपत्ति की अचल संपत्ति। भाई संपत्ति लिखा है तो कौन सी संपत्ति मानी जाएगी, चल अचल की दोनों। अगर केवल चल संपत्ति के विरुद्ध अपराध होता तो स्पष्ट लिखा जाता। तो दूसरा टेक्निकल पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना है कि एक्सटॉर्शन का अपराध चल और अचल दोनों संपत्ति के प्रति हो सकता है, क्योंकि शब्द क्या लिखा है, संपत्ति, और संपत्ति में सभी संपत्ति शामिल हैं। बताएंगे हम उदाहरण। एक्सटॉर्शन का अपराध तब पूरा होगा जब भयभीत व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति प्रॉपर्टी दे दे। अगर प्रॉपर्टी नहीं देता तो वह एक्सटॉर्शन का प्रयास होगा, एक्सटॉर्शन नहीं। अब आइए देखिए आपका बाबा और बाबा का चेला। सबसे अच्छा उदाहरण आपका बाबा का चेला। चेला बाबा को बार बार धमकी दे रहा था कि हम पेट्रोल पंप खोलेंगे, आ रहा मीडिया में, और आप इतना करोड़ दे दीजिए। क्या करेंगे मठ इतना अरब का? एक तो महेश नारायण सिंह ले लिए। ये भी है कि जो भी मठ की जमीन लिया वह जिंदा नहीं रहा, ये रिकॉर्ड रहा है। और वह उधर आप जाइए तो बहुत आपका जो जमीन है मठ के आसपास, बड़ी आपका नीरस माहौल रहता है। वहाँ कई दुकानें खुली, माल बहुत बड़ा खुला है, लेकिन आज तक चला नहीं। यानी कि सबसे बड़ा माल जाइए तो है, लेकिन आप आज तक चला नहीं, कोई जाता ही नहीं जल्दी। तो जो भी मठ की जमीनें लिया वो स्वर्ग सिधार गया या नरक। जो अब महेश नारायण सिंह लिए, अब वो भी बाबा को धमकाए थे, इसमें कोई शक नहीं है। जबरदस्ती खरीद लिए अरबों की संपत्ति, फ्लैट बनाकर बेच भी दिए, लेकिन मुकदमा भी चल रहा अभी। लेकिन वही है कि भाई आपका कौन पूछ रहा है। तो बाबा का चेला क्या किया कि पेट्रोल पंप खोलना है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ दीजिए, और नहीं तो ये आपका वीडियो है 50-60 सेकेंड का, 50 सेकेंड का लोग बताते हैं, लेकिन अब तक वीडियो मिला नहीं। अब हो सकता है नष्ट कर दिया हो, या हो सकता है फर्जी धमका रहा हो। ये भी हो सकता है कि फर्जी धमका रहा हो कि आपका, लेकिन बाबा ने कहा कि हम वीडियो देखे हैं, आपका विश्वस्त सूत्रों ने हमें बताया देखकर। अब हो सकता है विश्वस्त सूत्र गलत सूचना दे दिए हों, ये भी तो हो सकता है। तो अब चेला आपका क्या कर रहा था, धमकी दे रहा था कि दीजिए नहीं तो हम आपका क्या करेंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। ये शुद्ध रूप से एक्सटॉर्शन का अपराध हुआ, क्योंकि छत का भय दिखाया गया, और छत का ख्याति के छत का और भय दिखाकर पैसा अगर ऐंठ लेता चेला तो एक्सटॉर्शन हो जाता। अभी ऐंठा नहीं तो एक्सटॉर्शन क्या क्या होगा, प्रयास। और इसके लिए धाराएं आगे बनी है। इसी हम आपका 383 से 385 में प्रयत्न करता है, तो प्रयत्न भी करता है तब भी दंडनीय, लेकिन कम दंड मिलेगा, और संपत्ति ले लेता है तब भी दंडनीय। यहाँ लास्ट में एक पॉइंट हम बताते हैं, सोमवार को डिटेल में चला जाएगा। अगर दैवीय प्रकोप का भय दिखाया गया है तो एक्सटॉर्शन नहीं होगा। अब दैवीय प्रकोप, जैसे एक साधु जी आए और हाथ आपका देखे, माने हस्त विशेषज्ञ थे, और कहे कि देखो ये 501 रुपया हमें दो, नहीं तो हाथ की रेखा बता रही है कि तुम्हारे पुत्र पुत्री को भगवान 2 दिन में उठा ले जाएगा। तो आपका ये एक्सटॉर्शन नहीं हुआ, लेकिन 508 का अपराध हुआ। कौन सा अपराध? 508 दैवीय प्रकोप का, माने आपका दैवीय प्रकोप का भय दिखाकर पैसा ऐंठ लेना। भाई दैवीय प्रकोप का भय दिखाकर क्या करना, पैसा ऐंठ लेना, ये 508 का अपराध है। एक्सटॉर्शन में जो अति महत्वपूर्ण है, संपत्ति जो दी जाती है, चाहे चल या चेक जो भी दीजिए, वह पीड़ित अपने हाथों से देता है। यही पॉइंट सबसे अच्छा है।
आपका चोरी में जो अभियुक्त था अपने हाथों से संपत्ति हटा रहा था, लेकिन एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को भय दिखाया गया है वह व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से देता है। जैसे कि आपका चेले ने बाबा को, गुरु को भय दिखाया, तो गुरु अपने हाथ से चेले को संपत्ति देते या किसी अन्य से दिलवाते, चेला निकाल नहीं लिया। अगर निकाल लेता खजाने में से तब तो चोरी, लेकिन गुरु खुद दिए या किसी से दिलवाए तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटॉर्शन। और नहीं दिया गया, केवल भय दिखाया गया, तो मैं लगातार बता रहा हूँ ये क्या कहलाएगा? एक्सटॉर्शन का प्रयास, यानी कि उद्यापन का प्रयास। अब यहाँ लास्ट में एक लाइन और आपका, एक्सटॉर्शन क्षति का भय। अब क्षति शब्द कहाँ परिभाषित है?